नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ओल्ड राजपुर के देहरादून झड़ी पानी के बीच ट्रैकिंग की। इस दौरान सीएम धामी ने चाय का आनंद भी लिया। वहीं ट्रैकिंग के दौरान सीएम धामी ने रास्ते में ट्रैकर्स से मुलाकात भी की और उनके यात्रा अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ सीएम धामी ने बेहतर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी ट्रैकर्स से लिए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अद्वितीय सुंदरता, खिली धूप, शांत वातावरण और शुद्ध वायु राज्य को आगंतुकों के लिए आदर्श पर्यटक स्थल बनाती है। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव हर पर्यटक को एक अविस्मरणीय यात्रा का एहसास कराता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मैंने आज ट्रैकिंग रूट पर देखा कि और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर हम लोगों को बैठने के लिए थकान हो जाती है, जब बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए, साथ में शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो, साथ में साफ सफाई हो और कुछ जगह पर खाने पीने के लिए भी अगर वस्तुएं मिल जाएंगी तो स्नैक्स इत्यादि की व्यवस्था हो, चाय पान की व्यवस्था हो, तो उसके निमित्त भी हम लोग काम करेंगे। इसीलिए मैं स्वयं आया कि मैंने देखा कि और हम इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बना रहे, प्राकृतिक स्वरूप के साथ साथ कुछ जो डेवलपमेंट है वो जरूर होना चाहिए। इसमें साफ सफाई पर भी हम विशेष ध्यान देंगे, अन्य चीजों पर भी जो करने की चीजें हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक संभावनाएं हैं और शीतकाल की यात्रा हमने जो इस बार प्रारंभ की है उस यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास आए हैं और आने वाले समय में ये यात्रा हमारी एक बड़ी यात्रा होने वाली है। और हमारे जो लोग केवल यात्रा सीजन में ही काम करते थे, दुकानें चलाते थे, अपना कारोबार करते थे, उन सभी लोगों को अब 12 महीने का काम मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। बैठक में किसानों के कल्याण और उनकी आयु दोगुनी करने के उद्देश्य पर भी चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विकास कार्यों की प्रगति को विस्तार से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया और इसी के साथ लंबित प्रस्तावों की भारत सरकार से स्वीकृति का अनुरोध भी किया। कि हमारे राज्य में जंगली जानवरों का द्वारा खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसानों की खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। खेती की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ की आवश्यकता है। अनुरोध है कि प्रदेश को प्रतिवर्ष 100 करोड़ की धनराशि 5 वर्ष हेतु 500 करोड़ घेरबाड़ के लिए अगर आप देने की कृपा करेंगे तो उत्तराखंड के किसान यहां पर आए। हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर घटा, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। ये इस बात का संकेत है कि आपके मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश की सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार आगे काम कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाने जा रही है और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को पहले खुद में आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास नहीं। तो प्रदेश में अपंजीकृत मदरसों को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है जो अपंजीकृत हैं। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार मदरसों या अन्य संस्थाओं को सहायता देती है तो उसकी कार्यप्रणाली पर भी नजर रखना जरूरी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में अवैध रूप से मदरसे न चलें। किसी भी संस्थान में जहां से सरकारी मदद जिस संस्थान को मिलती है, अगर उस संस्थान के अंदर कोई अनियमितता हो रही है या उस संस्थान की कोई रिक्वायरमेंट है
तो ये सरकार का दायित्व है कि उसकी हम जांच करें और वहां के लोगों से पता करें कि आपकी प्रॉब्लम से क्या है और आपकी अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मदरसों की जांच हो रही है वो एक नियमित प्रक्रिया के तहत है। उसको इस रूप में किसी ने नहीं लेना चाहिए कि हम मदरसों की जांच किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि भाई अगर प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे को या किसी अन्य संस्था को सरकार की ओर से मदद मिल रही है तो उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो काम बाय नॉर्म्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर इस तरह की कोई अनियमितताएं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर आए लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसमें कांग्रेस के जिला महामंत्री संगठन त्रिलोचन जोशी के साथ कई नामी कांग्रेसी शामिल हैं। गौरतलब है कि बीते दिन सीएम धामी ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और अल्मोड़ा के नेता बिट्टू कर्नाटक को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। ऐसे में कई कांग्रेसियों का टूटकर बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी में जोश बना हुआ है। और हम लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे लोगों का समूह हमारे संगठन के साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा समाज के लिए काम करें। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से, और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया, हम इसको अभाव मुक्त करते हुए यहाँ को पर्यटक नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ऐतिहासिक नगरी का बहुत बड़ा महत्व देने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर इसमें काम करना चाहते हैं। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनाई गई रंजना रावत के कार्यक्रम में आंसू झलक गए। रंजना रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को अपना पिता तुल्य बताया और कहा कि उनके आशीर्वाद से वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में महिला होने के बावजूद सामान्य सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। उधर रंजना रावत के आंसुओं को लेकर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रंजना रावत जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है और कांग्रेस पार्टी ने उन पे अपना दांव खेला है, तो वो निश्चित रूप से लंबे समय से जनता के बीच में संघर्ष करती आई है और उस संघर्ष के तहत उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलने से कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए वो गदगद हो गए और उनके आंखों से आंसू आ गए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद सदस्य के लिए 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 47 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश के 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 43 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 211 प्रत्याशी और नगर पालिका सदस्य के लिए 1,596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 1,280 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर छपने का काम शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षकों की तैनाती भी करी जा चुकी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है, जिसको लेकर बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए, जिसको लेकर बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में ठंड के दौरान सीएम ने संज्ञान लेते हुए बैठक की और ऐसे लोगों को जो निराश्रित हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कल शीतलहर को लेकर जो है बैठक हुई है, जिसमें तमाम निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि कहीं पे भी क्योंकि इस वक्त जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और ठंड से बचने के लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। वंचित लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए गर्म कपड़ों की, कंबल की व्यवस्था की जाए और लगातार जो सरकार की तरफ से बांटे भी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सभी जगह जहां पे भी इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तमाम तरीके के जो भी वंचित लोग हैं जिनको इन चीजों से जो प्रभावित होते हैं, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों के मुख्य चुनाव ऑफिस भी खोल दिए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया गया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए जोश भरा। तो वहीं जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। दोनों दलों के नेताओं ने हरिद्वार नगर निगम सीट जीतने के दावे किए हैं और जो तमाम सभासद के प्रत्याशी हैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज विधिवत रूप से यहां पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि कार्यालय से ही सारी जो चुनावी गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं। और बड़ी शुरुआत आज वैसे भोलेनाथ जी का दिन है, हरिद्वार है ये, तो बहुत शुभ दिन पर ये शुरुआत हुई है। और जिस तरह से आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी है कार्यकर्ताओं की कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर, उसने ये साफ साफ प्रदर्शित कर दिया है कि इस बार हरिद्वार में बोर्ड के साथ साथ जो महापौर बनेंगी वो किरण जैसल बनेंगी। हमारी नई चुनाव लड़ रही हैं जो प्रत्याशी, उनमें भी वही क्षमता है और उनके पास गाइडेंस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनको अमरीश जी को जो गाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि हरिद्वार की सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से विद पार्षद हम लोग जीतेंगे। पिछले बार पार्षद कम थे, मेयर हमारी थी, उससे भी दिक्कतें आई। और मैंने जनता से अपील भी कर रहा हूं कि मेयर के साथ साथ हमको पार्षद भी दीजिए, ताकि काम करने में हम पूरी ताकत से काम कर सकें। इस बार चुनाव से पहले बीजेपी करती, यहाँ तो सरकारें तोड़ ली सर, ये तो कार्यकर्ता जा रहे हैं। उन्होंने तो कई स्टेट्स में सरकारें तोड़ ली तोड़ फोड़ से, तो इससे हम घबराने वाले नहीं है। कार्यकर्ता लड़ते हुए दिख रहा होगा, आपको साफ दिख रहा होगा कि किस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं,
लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को इसी महीने लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीडिया के सामने आकर बोल चुके हैं कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो वहीं अब इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। नहीं, ये 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बिष्ट ने कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने देखा कि प्रवासियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। बहुत अच्छी बात है अगर प्रवासी प्रदेश में आ रहे हैं, सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा, उससे पहले देखा, सरकार ने रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए। वो प्रवासियों को लेकर के ही थे। प्रवासी वापस भी लौटे, सरकार पर उन्होंने भरोसा भी किया और कई उपक्रमों में उन्होंने निवेश का प्रयास भी किया। लेकिन सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके थक गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। साल भर बाद प्रयास करने के बाद वो वापस लौटने को मजबूर हुए। तो देखते हैं सरकार प्रवासियों के लिए क्या नीति लेकर के आती है और किस तरीके से राज्य में हित में उनका उपयोग करती है। लेकिन पिछले जो अनुभव हैं वो बहुत कड़वे हैं और मुझे भरोसा नहीं है कि प्रवासी सम्मेलन से ज्यादा इस राज्य में रुचि लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है और शीतकालीन तीर्थ यात्रा के दौरान अब तक 40,000 तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। एक गेम चेंजर साबित होने वाला है,
क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। देखिए, शीतकालीन यात्रा सदियों से होती आई है और आपको याद होगा कि 6 महीने जिन गद्दी स्थलों में हमारे इष्ट देव विराजमान करते हैं वहां लोग दर्शनों के लिए जाते रहे हैं। परम पूजनीय शंकराचार्य जी लगातार पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा के लिए काम कर रहे थे, अपने भक्तों का आह्वान कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने शीतकालीन यात्रा का सपना भी देखा था। बहुत सी सुविधाएं शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को दी हुई थी, लेकिन बीच में भाजपा की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। दोबारा से सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन चारधाम यात्रा में जो असुविधाएं हमारे श्रद्धालुओं को हुई हैं, जो दुर्व्यवस्थाएं जो है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वहीं नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। बीते दिनों कांग्रेस के 3 नेताओं ने राजधानी देहरादून में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में जाने को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान भी सामने आया। देखिए, चुनाव का दौर है, बहुत से लोग अपने लिए टिकट मांगते हैं, अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं और अगर उनको टिकट नहीं मिलता या उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता तो उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक होती है और पार्टी भी इसको गंभीरता से लेती है। जो भी लोग नाराज थे, पार्टी संगठन ने सभी से बातचीत की। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने लगभग सभी से बातचीत की और बहुत से लोग माने भी और पार्टी के। खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अपनी पार्टी में थे तब तक तो वरिष्ठ नेता सम्मानित थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो पार्टी पर बोझ थे। जी हां, यही हाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मथुरा प्रसाद जोशी का भी है। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेस के सम्मानित और वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो कांग्रेस सलाह दे रहे हैं। कुछ देकर के आप भारतीय जनता हो रही है, वो लोग हैं जिनको सिर्फ पद चाहिए। ये पद के लिए कांग्रेस में रहते, अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो मतलब की राजनीति हो गई, ये तो स्वार्थ की राजनीति हो गई। तो कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को इसका? पार्टी को कोई नुकसान नहीं रहता। कांग्रेस समुद्र है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलता रहता है। नहीं, अभी बीच जैसे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो इससे क्या लगता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस से बगावत करने दलीय मैदान में उतरे अमन अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता के दौरान अमन अंसारी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के साथ प्रचार करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए मैंने समर्थन दिया। कांग्रेस अंग्रेजी को टाइम की एक मजबूत पार्टी है और जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं भैरव गोस्वामी जी, एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है और मेरा पूरा समर्थन, हमारी टीम का समर्थन हमारे भैरव गोस्वामी जी को है। आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलूंगा, एक एक कदम भैरव गोस्वामी जी के मजबूती से। जितनी मेहनत मैंने अपने लिए करी थी, मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत अपने एक अच्छे कैंडिडेट जो कांग्रेस के हमारे भैरव गोस्वामी जी, उनके साथ खड़ा रहूंगा एक एक पल। देखिए, जब ओबीसी की सीट हुई तो सम्मानित अमन अंसारी जी ने पार्टी में अपना आवेदन दिया था। पार्टी ने उसमें गहन चिंतन मन करा और पार्टी ने को लगा कि भैरव गोस्वामी जी को अधिकृत पार्टी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया, तो अमन अंसारी जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन किया
और आज प्रातः मैं उनके निवास में गया और मैंने उनसे कहा कि पार्टी आज कष्ट में है और पार्टी को आपने जब ऐसे समय में अपनी आवश्यकता पड़ी थी दी थी और आज फिर पार्टी आपसे सहयोग मांग रही है। और उनको लगा कि जिन लोगों ने उनको निर्दलीय नामांकन कराया था वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस से अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। और खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर चुनावी जंग में अपना भाग्य आजमा रहे कांग्रेस विभागीय अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी रशद अंसारी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि समर्थन बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती के आदेश के क्रम में दिया गया है। हमारा गणित यह है कि राशिद भाई जो है 90% यहाँ जो है जनता उनको लाइक करती है और यहाँ जो है वो जिताऊ प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर है। इसलिए मतलब बहुजन समाज पार्टी के जो हमारी विधानसभा कमेटी जो है हमारी, चाहे विधानसभा कमेटी हो या हमारे जिला के यहाँ प्रभारी रहे हो, उन लोगों के हम द्वारा हमें विशेष सूचना मिली है। निकाय चुनाव के इस समर में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी और विधानसभा कार्यकारिणी के सम्मानित प्रदेश सचिव, सम्मानित जिलाध्यक्ष और सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आज मुझे अपना समर्थन दिया गया है, मैं इसके लिए अपने तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करता हूं। लालकुआं नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने नगर चुनाव प्रचार के दौरान रेलवे कॉलोनी वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। यही विजन है कि आगे जो 2025 का नगर पालिका चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, इसमें कांग्रेस प्रत्याशी को 100% यही दिलाने का ये हमारा संकल्प है। और मैं सभी पूर्व सैनिकों से भी, सभी क्षेत्र के जनता से सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग डॉक्टर अस्मिता जी को हाथ के पंजे पर 23 तारीख को बटन दबाकर उसको विजयी बनाएंगे और लालकुआं का समग्र विकास के लिए उनको आगे लाएंगे। आज मैं वार्ड नंबर 7 में यह नुक्कड़ सभा आयोजित की गई है। यहाँ बहुत लोगों का हुजूम निकला है, बहुत लोग हमारे समर्थन में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये सब हमारे साथ आएंगे और अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को ही आगे लाएंगे, वोट करेंगे। और सभी का धन्यवाद और पूरा भरोसा है कि हम लोग विजय घोषित होंगे। मुद्दे देखिए, जो पुराने मुद्दे हो तो हम बता ही चुके हैं, जैसे मालिकाना हाकर बस अड्डे का और बाईपास का और जो विस्तारी का। इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो सुनने में चिल्ड्रन पार्क की चाहते हैं लोग, जो बच्चे लोग उनको खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क चाहिए। प्राथमिक जो यहाँ समस्याएं हैं उनको थोड़ा दूर किया जाएगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।